वाले हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर से पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल को। भारत के मानचित्र एवं उसके आधार पर जो भी चीजें, भारत की सीमाएं रेखाएं, उसका उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, उस आधार पर हम लोग जानने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, भारत का क्षेत्रफल और उनके सामान्य जानकारियां। भारत की क्षेत्रफल कितनी है, किस आधार पर क्षेत्रफल है, समुद्री क्षेत्रफल क्या है, स्थलीय क्षेत्रफल क्या है, कौन कौन सा राज्य स्थलों से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा राज्य समुद्र से जुड़ा हुआ है, और कौन कौन सा राज्य भू आवेशित है। भू आवेशित का मतलब होता है जो समुद्र से ना जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा उसका क्षेत्रफल क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है, अक्षांश कैसे हैं, देशांतर कौन से हैं, और कितने इनकी कुल दूरियां हैं। तो आइए जानते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौनवां स्थान पे आता है, 7वां। अब क्षेत्रफल अलग होती है और जनसंख्या अलग होती है। एक जनसंख्या घनत्व अलग होती है। क्षेत्रफल का मतलब है जगह ज्यादा हो, जगह ज्यादा हो और लोग कम हो। अगर पहले स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान पे कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा। रूस के पास क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगर उस क्रम में देखा जाए तो हम लोग आ जाते हैं 7वें स्थान पर। लेकिन वही अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो अभी के करेंट डाटा के अकॉर्डिंग भारत जनसंख्या में पहले स्थान पे आता है। पहले क्या था, 2023 से पहले चाइना था। कौन था, चाइना पहले स्थान पे आता था। अभी हम लोग जनसंख्या के स्थान पे भारत में पहले स्थान पे, और लगभग टोटल विश्व की जनसंख्या करीबन 17.5% के आसपास हम लोग आते हैं। 17.5% के आसपास सिर्फ भारत की जनसंख्या, यानी 100 लोगों को खड़ा किया जाए विश्व के विभिन्न देशों से लाकर, तो उसमें 17 लोग, 17.5 लोग आपके भारत के होंगे। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे के पूरे विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। यानी जितना एरिया है पूरा विश्व का, उस एरिया में 2.4 यानी करीबन 2.5% के आसपास किसके पास एरिया है, भारत के पास। क्षेत्रफल तो भारत का बढ़ नहीं सकता है, जनसंख्या इंक्रीज करेगी। इसीलिए जनसंख्या के दूसरे स्थान से हम कहां आ गए, पहले स्थान पे आ गए। पहले हम लोग कहां थे, दूसरे स्थान पे, और अब कहां आ गए, पहले स्थान पे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे और ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, बिल्कुल समझ में आएगी। समझ में आ रही बात, कर रहा है। अब यहाँ एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ गया भारत, यानी आया कौन आया, कौन आया, भारत आया, है ना। तो देखिए रूस पहले स्थान पे आता है, एक ट्रिक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन आएगा, रूस आ जाएगा। अभी मैंने बताया दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे अमेरिका, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पे अपना क्या है, भारत। यहाँ भी है 7वां स्थान भारत का है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्या है, वर्ग किलोमीटर में आता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, भारत का। दुनिया के नक्शे में भारत इतना जगह लेता है। अगर भारत की हम पूरब से पश्चिम की लंबाई बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर, मैप में याद रखिएगा ऊपर का एरिया, ध्यान रखो हाँ बाबू, मैप में ऊपर का जो एरिया होता है वो उत्तर होता है। मानचित्र में ऊपर का एरिया क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे का एरिया क्या होता है, साउथ। इधर का एरिया क्या हो जाएगा, ईस्ट, और इधर का क्या हो जाएगा, वेस्ट। अगर हम इधर की बात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और इधर देखिए दोनों चीज लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट भी लिख सकते हैं, वेस्ट साउथ भी। अब आपको कहने में क्या आसान लग रहा है, आपको जो आसान लग रहा है आप वो लिखिए, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। अब आप सॉरी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहने में सुविधा कौन हो रहा है, कौन आप आसानी से कह ले रहे हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए भारत की जो इधर से इधर की लंबाई है, यानी ये कौन सा एरिया हुआ, पश्चिम से लेकर पूरब, या कह सकते हैं पूरब से लेकर पश्चिम। तो कितना है, 2933 किलोमीटर। क्या है, 2933 किलोमीटर। यानी भारत के अंतरिम छोर, आप गुजरात राजस्थान से अगर तय करते हैं दूरी अरुणाचल प्रदेश तक, तो कितना हो जाएगा आपका, 2933 किलोमीटर हो जाएगी। अगर वही आप भारत के जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख से लेकर आप यहाँ नीचे तमिलनाडु पर आते हैं तो आपकी दूरी कितनी होगी, तो 3214 किलोमीटर होगी, ठीक है। यानी भारत का
उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की कुल दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। कोई डाउट? क्लियर? उधर साइड में है। हम ही बताया, हम ही इसे पार दिया लाइन, फिर आ गया इसमें लाइन। चलिए हो गया। अब कह रहा है जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। गलत। कौन सा? पहला। पहले था दूसरा, ठीक है, पहले था दूसरा। अभी के करंट डाटा के अकॉर्डिंग भारत क्या है? पहला, ठीक है। चाइना को हम लोगों ने पछाड़ दिया, तरक्की नहीं किया। पछाड़ना कोई तरक्की नहीं, जनसंख्या बढ़ाना कोई तरक्की का काम नहीं है। हाँ, तरक्की का काम चाइना के लिए है। चाइना के पास मैन पावर है, से एक बुद्धिमान लोग है, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी पैसा है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है। हमारे यहाँ क्या है? भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, करप्शन, मारामारी, यही सब चीज है। क्या है कि हमारे यहाँ नेता लोग क्या है? करप्ट है। नेता लोग करप्ट है, इसकी वजह से देश की स्थिति ऐसी है। अगर हमारे यहाँ भी उसके जैसा तंत्र होता, शासन होता, सिस्टम होता, डिसिप्लिन होती, अनुशासन होती, कानून सख्त होती, तो हमारे यहाँ भी इंक्रीज होता, हमारे यहाँ भी इंक्रीज होता। जबकि देखिए भारत से 2 साल बाद वो आजाद हुआ। चाइना का गठन 1949 में हुआ, आपका गठन कब हुआ? 1947 में। आपसे 2 साल जो पीछे आया वो आपसे कई कदम आगे निकल गया, और आप वहीं के वहीं हैं। कारण क्या है कि यहाँ सब लोग अपने चक्कर में है, देश के चक्कर में कोई नहीं है। हर एक को अपना सीट, अपनी कुर्सी, अपनी इनकम प्यारी है। अगर देश प्यारा होता तो हमारा भी देश इंक्रीज करता और चाइना से आगे निकल जाता। क्योंकि उससे 2 साल पहले परमाणु हमला जो झेला जापान, वो कितना आगे निकल गया सोचिए, और हम लोग वहीं धरे के धरे बैठे। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, है ना, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि विश्व का गुरु हमें बनने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से हम कितवें स्थान पे हैं? पहले स्थान पे हैं, दूसरा स्थान नहीं। अब ये क्या हो गया? चाइना आ गया दूसरे पे, हम आ गए कहां? पहले पे, ठीक है। कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। अभी बोले थे ना कि पूरा विश्व के क्षेत्रफल का कितना हम लोग लेते हैं? 2.42% लेते हैं। जगह क्या है? ये जगह। क्षेत्रफल मतलब जगह है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो 17.5%। एगो कोई विकलांग होगा, 17 को वही आदमी कोई विकलांग 17.5% हो गया, है ना। 17.5% कुल आबादी का हम लोग क्या करते हैं? विश्व की कुल आबादी का 17.5% कहां लोग रहते हैं? भारत में। यानी 100 लोगों को अगर खड़ा कीजिएगा तो 17.5 आदमी कहां का रहेगा? भारत का रहेगा। क्लियर? ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अब देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। अब जलीय सीमा क्या होगा? जलीय मतलब नदी नहीं, समुद्र। क्या होगा? समुद्र। समुद्र से जो सटा हुआ सीमा होगा वो क्या कहलाएगा? जलीय सीमा कहलाएगा। स्थलीय सीमा कहलाएगा। पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं इधर। अब देखिए, ये आपका पाकिस्तान है ना, उसके ऊपर जस्ट अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, और चाइना यहाँ एरिया जो ए एरिया हो गया, इस पे पूरा कब्जा किए हुए है। और कौन सा वो है? कौन है? तिब्बत। कौन है? तिब्बत। और तिब्बत को कौन कब्जा किए हुए हैं? चीन। कौन किए हुए हैं? चीन। वहां के धर्मगुरु, मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया है, वहां बौद्ध धर्म के धर्मगुरु है जिनका नाम क्या है? दलाई लामा। क्या नाम है? दलाई लामा। वो कहां शरण लिए हुए हैं? भारत में, दिल्ली। भारत के दिल्ली में। उनको अपने देश से बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। यहां से वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे संभव है? चाइना इतना सशक्त देश, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, और आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे लड़ सकते हैं? संभव नहीं है। इसीलिए वो भारत के अंदर क्या किए हुए हैं? शरण लिए हुए हैं। बगल में आपका नेपाल हो गया, है ना, बिहार का पड़ोसी हो गया, भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, और इधर क्या हो गया? म्यांमार हो गया। ये जो सीमाएं हैं, ये सीमाएं क्या है? ऊपर से अगर देखा जाए सीमाएं, तो ये सब स्थलीय सीमाएं हैं। और ये जो बांग्लादेश हो जाएगा, वो कौन सी सीमा हो जाएगी? जलीय सीमा। बांग्लादेश क्या हो जाएगा? स्थलीय और जलीय दोनों हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये स्थलीय और जलीय दोनों में आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि भारत में कुल जो इसकी स्थलीय सीमा है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,000
200 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के मुख्य भूमि में कह रहा है कि जलीय भाग कितना होगा, जो जल से जुड़ा हुआ है, जल मतलब ये एरिया से जुड़ा हुआ है, यहां का एरिया। ये एरिया जो हो गया वो क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा, वाटर वाला। और ये एरिया क्या हो गया, स्थलीय हो गया। तो ये कितनी है टोटल, 6100। कितना है, 6100 किलोमीटर। यानी भारत का जलीय सीमा कितना है, 6100। अब देखिए कुल जलीय सीमा बात कर रहा है, तो अभी बढ़ा दिया 7500। अभी क्या किया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार। कौन है, अंडमान निकोबार। अब इसका भी देखिएगा ना, ये भी तो भारत का है ना, तो इसका कुल, इसका और इसका टोटल जोड़ने पर कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर। यानी कुल की बात करेगा तो केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वो भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो भी भारत का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा कि जलीय, तो जलीय में आपका यहां से लेकर ये पूरा एरिया काउंटिंग हो जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये कितना होता है, 6100। याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन फंसाएगा आपको। अभी कुल 11000, नया आंकड़ा के अकॉर्डिंग आगे बताएंगे हम, नया आंकड़ा के अकॉर्डिंग कुल 11000 भारत की सीमा हो गई दोनों को जोड़ने पर। आप कह रहे हैं कि मुख्य भूभाग में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है समूह है, वो भी आपका किसमें आ जाता है, ये लक्षद्वीप हो गया। ये जो किसमें हो गया, ये इसमें इंक्लूड है। क्या इसमें इंक्लूड है, 116 में इंक्लूड है, तो 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य कौन है, पूछेगा। सबसे ज्यादा जलीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात। यहाँ है एरिया, गुजरात का एरिया है ना, यहां तक आ जाता है। यहाँ मुंबई हो गया, और यहीं पे हो गया आपका कौन सी, दमन और दीव। कौन हो जाएंगे, दमन और दीव, दादर नागर। चलिए, भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेश के साथ जुड़ा हुआ, तो विदेश के साथ सबसे ज्यादा देखिए कौन जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश वाला सीमा जुड़ा हुआ है। ये सब देखिए भारत का क्या है, राज्य है, अलग अलग राज्य है, राज्यों के बारे में भी बताएंगे हम। ये देखिए पूरा का पूरा बांग्लादेश हो गया इतना। अब ये देखिए तो यहां से लेके यहां तक इतना ऐसे है कि नहीं है, तो बड़ा सीमा सट रहा है। तो पूछेगा अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, तो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बांग्लादेश कब अलग हुआ, बांग्लादेश का पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, ये जो पाकिस्तान है ना यहाँ, इसी का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान फैसिलिटियां इन लोग को नहीं पहुंचा पाता था। बहुत सारा सैनिकों द्वारा यहाँ के लोगों को शोषण किया जाता था, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को शोषण किया जाता था। इस कारण ये लोग उब चुके थे, और उबने के बाद ये लोग क्या किए, भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर शरण लेने लगे। और पाकिस्तानी सेना जहां देखता था इन लोगों को जिंदा मारता था, महिलाओं को रेप कर देता था, बहुत तरह की प्रताड़नाएं इन लोगों को सहनी पड़ती थी। इसके कारण ये लोग भारत से गुहार लगाए। और भारत, उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की सबसे पावरफुल महिला, बोल्ड महिला, सबसे पावरफुल महिला, बोल्ड महिला। उन्होंने कहा कि अब या तो पाक का विभाजन करेंगे, नहीं तो पाक का सर्वनाश करेंगे। अब वैसी कंडीशन में चुनौतियां बहुत ही बड़ी थी, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर का कोई ध्यान नहीं दिया। और इसी समय अमेरिका का जंगी जहाज यहां आ चुका था भारत पे हमला करने के लिए। रसिया बोला कि तो हम भी आ ही रहे हैं, हम भी आ ही रहे हैं, चलिए हो जाए। दो हाथ फिर अमेरिका वापस अपना गो बैक हुआ। और यहाँ पे 1971, कब, 1971 में किसका उद्भव हुआ, बांग्लादेश का। किसका उद्भव हुआ, बांग्लादेश का। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का एक टुकड़ा, लेकिन 1971 में क्या बना, एक नया देश बन गया और बांग्लादेश हो गया। 1971 से इसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश, जिसमें अहम भूमिका रही इंदिरा गांधी की। अहम भूमिका किसकी रही, इंदिरा गांधी की। आज भी पाकिस्तान इसको लेके भारत को ही तंज कसता है, कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। पता चलता कि अगर यह पाकिस्तान रहता तो और तंग करता सब यहाँ अगल बगल वाले राज्यों को, यहाँ के अगल बगल वाले राज्यों को और ज्यादा तंग करता। लेकिन शुक्र मनाइए कि यह बांग्लादेश, अब बांग्लादेश भी किसके प्रभाव में आ गया, चाइना। चाइना चाहता है कि जो देश बढ़ रहा है, सशक्त हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, उसके अगल बगल वाले जो पड़ोसी है ना, पड़ोसियों को अपने अकॉर्डिंग अपने अंदर कर ले।
अपना प्रभाव उसके ऊपर जमा ले, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगा उस देश में हम शोषण कर सकते। देखिए नेपाल बेचारा को दाल रोटी नहीं जुटता है, भिखारी है, भारत उसको हमेशा सपोर्ट किया। अब गुणगान केकर करता है? चाइना के। सटल है पड़ोसी, लंबा सीमा है चाइना का, चाइना का तो नहीं है, तिब्बत का है, लेकिन अब होकर है केकर? चाइना के है। भूटान, भूटान का तो बेचारा कहना ही नहीं है, उसका तो फटीचर का हाल होल है, लेकिन फिर भी भारत ने हर समय सपोर्ट किया। अब क्या कर गुणगान गाता है? इसको देश का दर्जा कौन दिलवाया? भारत। भारत अपने सैनिकों को कुर्बानी दिया, युद्ध टैंक एयरक्राफ्ट से लेकर सब चीज का सर्वनाश किया बांग्लादेश को बनाने के लिए। अब बांग्लादेश किसका राग अलापता है? चाइना। पाकिस्तान जो एक तो सुई नहीं बनाता था, आप कहता है परमाणु गिराएंगे, है ना, भारत का औलाद होके भी फिर भारत की ही उल्टा ये करता। भारत का औलाद ही हुआ ना, भारत से अगर उत्पन्न हुआ तो भारत का पुत्र ही हुआ। अब उसके बाद भी देखिए भारत के लिए साजिश करता है कि नहीं? अफगानिस्तान जो बिहार ने इसको छोड़ा, अफगानिस्तान तो खैर भारत के विरुद्ध कोई काम नहीं करता है, अफगानिस्तान भारत के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान क्या था? भारत था ना, पाकिस्तान बिहार था। बिहार के दामाद के मिलेगा, बिहार के लेगा के मिलेगा, वहां ससुरारी तक क्या होगा? बिहार के था ना जी चंद्रगुप्त मौर्य, ससुरारी मिल गया यहाँ पे, मतलब ससुराल में दहेज से मिल गया। ये पूरा एरिया बाबू, ये पूरा एरिया किसका? भारत का। ये पूरा एरिया किसका? भारत का। ये पूरा एरिया किसका? भारत का। ये था अखंड भारत। इतना दबदबा था चंद्रगुप्त मौर्य का। जब सम्राट अशोक तलवार छोड़ दिए थे, युद्ध करने के लिए मना कर दिए थे, कलिंग के मैदान में तलवार गाड़ दिए, कहे कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से बहुत बड़ी क्षति हुई। ये युद्ध दो राजाओं के बीच में थी, जिसमें आम जनता की हत्या हो गई। आम जनता, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, अपाहिज लोग मारे गए, उनका हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। उन्होंने तलवार को कलिंग के मैदान, कलिंग मतलब अभी का उड़ीसा, कलिंग मतलब अभी का उड़ीसा, उड़ीसा के मैदान में अपने तलवार को धरती में गाड़ दिया। बोला कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे, और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म में शरण में जाने की प्रक्रिया को कहा गया धम्म। क्या कहा गया? धम्म। ये भी क्वेश्चन है आपका कि धम्म की शुरुआत किसने किया? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया, सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध के उपरांत, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी ईसा पूर्व में। जब ये युद्ध के उपरांत उन्होंने त्याग दिया, फिर भी इतना दबदबा था कि सैकड़ों साल तक कोई विदेशी भारत की तरफ ताकता नहीं था, उसको डर था कि भाई तलवारवा छोरा है, युद्ध करना नहीं भूला है वो, है ना। आज आप लोग साइकिल, बाइक, स्कूटी चलाते हैं, 2 दिन 10 दिन नहीं चलाइएगा, महीने नहीं चले तो भुला थोड़े जाइएगा, फिर तो चला ही सकते हैं। तो डर था इतना विदेशी शासकों का ना कि अशोक और मौर्य वंश के योद्धा तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है, जाएगा तो इतना मारेगा कि फिर भेज देगा ईरान, इराक तक। तो इसलिए इतना डर था। समुद्रगुप्त भी थे, जब सम्राट मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश में समुद्रगुप्त थे, उनका भी दबदबा ऐसा ही था। लेकिन सम्राट अशोक की तुलना किसी राजा से नहीं की जा सकती है। जितना उनके अंदर त्याग था, करुणा था, जितना उन्होंने भारत के लिए किया, भारत को अखंडित करने के, अखंडित करने के लिए जो योगदान उन्होंने दिया, जो त्याग दिया, और ये भी उन्होंने सीख दिखलाया कि हम युद्ध भी जानते हैं और याचना भी जानते हैं। हम आपसे याचना भी करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, और आपका सर धड़ से अलग भी करेंगे, दोनों हम काम जानते हैं। इसलिए उनको राष्ट्रीय शासक नहीं, अंतरराष्ट्रीय शासक माना गया। सम्राटों के सम्राट कहा गया। विश्व में इनके समान कोई भी अद्वितीय नहीं है जिनकी तुलना सम्राट अशोक से की जा सकती है। इनका इतना योगदान रहा, जिन्होंने भारत के लिए इतना किया। आज भी देखिए भारत के प्रमुख चीजों पर अशोक स्तंभ, जितने भी सरकारी चीजें सबके मोहर में है। तिरंगा झंडा पर चक्र कहाँ का है? अशोक चक्र का है। रुपया का वैल्यू किससे बढ़ता है? अशोक स्तंभ से बढ़ता है। सरकारी नौकरी में जो खास करके डिफेंस सिस्टम होता है, मोहर क्या होता है? अशोक स्तंभ का होता है। अशोक स्तंभ लग गया तो यानी पूर्ण रूप से लीगल, पूर्ण रूप से लीगल। जितने भी आप देखे होंगे बड़े बड़े भवन, आपका नया जो पार्लियामेंट हाउस बना, देखिएगा ऊपर में, गेट के ऊपर में बहुत बड़ा अशोक स्तंभ लगाया गया है। जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनको गिफ्ट किया जाता है, देखिए बहुत प्रतिष्ठित लोग जिनको गिफ्ट किया जाएगा, अशोक स्तंभ दिया जाएगा। अगर आपको अशोक स्तंभ मिलता है तो समझिए कि आप बहुत ही महान पुरुषों में आपके श्रेणी में गिनती होती है। ऐसे ही किसी को अशोक स्तंभ नहीं दे दिया जाता है, उनका कार्य वैसा होता है। खरीदने के लिए तो कोई भी 2-4-500 हज़ार रुपये में खरीद लेगा,
लेकिन किसी से प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो सम्राट अशोक की उपलब्धि काफी अधिक थी और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी ख्याति थी। और विश्व के विभिन्न शासकों को डर भी था कि अभी वहां पे है सब भाई। कह रहा है कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र जो है शासित, केंद्र शासित मतलब संघ शासित, ठीक है, जिनका जलीय सीमा से जुड़ाव है। जलीय सीमा मतलब समुद्र के साथ क्या है, सटे हुए। अब कौन कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात कहां हो गया? महाराष्ट्र कहां हो गया? गोवा कहां हो गया? ये हो गया आपका गुजरात की सीमा, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र की सीमा, और ये हो गया आपका गोवा। अगला फिर यहां तक कर्नाटका, और इसके बाद यहां से तमिलनाडु, क्या हो गया? फिर उसके बाद क्या हो गया? केरला। क्या केरल तो ये तो हो गया बांग्ला, ये कर्नाटका हुआ यहां तक। ये हो गया आपका कर्नाटका, ये हो गया आपका तमिलनाडु, और ये हो गया केरला का सीमा। कौन ही है केरला? ये केरला का रहे हैं आप, ये हिस्सा, और ये हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया उड़ीसा, क्या हो गया? उड़ीसा, और उसके बाद क्या हो गया? पश्चिम बंगाल का एरिया, ठीक है। ये हो गया आपका कितने? 9 नहीं हुआ, हाँ 9 राज्य हुआ, और 4 क्या हो गया? और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दमन और दीव। ये जो हो गए ये किससे जुड़े हुए हैं? तो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जलीय सीमा से, यानी एक तरफ से किससे जुड़े हुए हैं? ये जल से। क्या है? जल से। अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। अब देखिए भारत की स्थिति, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है। नीचे से ग्लोब दीजिएगा, ये पूरा का पूरा नीचे बाबू ग्लोब, ग्लोब। अब ये देखिए क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। पूरा का पूरा विश्व है जो इस तरह से क्या हो रहा है? घूम रहा है। ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब देखिए वही चित्र यहाँ है, लेकिन सारा चीज तो देख नहीं सकते क्योंकि एक ही हिस्सा देखेंगे आप, एक ही हिस्सा आप देख पाएंगे। अब कह रहा है यहाँ पे कि इसकी स्थिति, अब कह रहा है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। अब इसको देखने के लिए आपको ये तस्वीरें समझनी होगी। बड़ा कैसे होगा? यहाँ से होगा। चलिए, ये तस्वीरें आपको दिख रही है? तस्वीरें आपको दिख रही है? अब देखिएगा आप ध्यान पूर्वक, तो ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची हुई है, ऐसे ऐसे लाइनिंग है, और इसमें लाइनिंग ऐसे ऐसे खींची हुई है। अब जो लाइनिंग पृथ्वी को इस दिशा से ऐसे 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 अगर काटती है, यानी ये कौन सा एरिया होगा? पूरब। और ये क्या हो गया? मतलब इधर का एरिया हो जाएगा। अगर देखा जाए इधर से अगर देखिएगा तो ये क्या हो गया? पूरब। और ये क्या हो गया? पश्चिम। जब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखाएं काटती है पृथ्वी को, वो कहलाती है अक्षांश रेखा। ध्यान रखिएगा, जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जो काटती है रेखाएं, वो कौन सी रेखाएं हो गई? अक्षांश रेखा हो गई। लेकिन जो पूरब को उत्तर से लेकर दक्षिण में काटती है, यानी इस रूप में काटती है, वो क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा। क्लियर हो गया? अक्षांश और देशांतर समझ लीजिएगा आप। पृथ्वी को जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो काटती है, वो क्या कहलाएगी? अक्षांश। जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर काटेगी, क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। दोनों क्लियर है? पीडीएफ ओपन कीजिए। क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई। अब भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा क्या होती है? पृथ्वी को जो बीचों बीच काटती है। अरे बाबू, आप अपना ध्यान हम पे रखिएगा। ये देखिए, पृथ्वी को दिख रहा होगा आप लोग, एक लाइन से रेड लाइन है,
ये पृथ्वी को बीचों बीचों काटती है। अब बीचों बीचों किधर से काटती है? तो पूरब से पश्चिम, ठीक है। अब ये देखिए पृथ्वी को चेंज करेंगे, अगर इसको इस रूप में रखेंगे तो ये देखिए काट रहा है ना, काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो ये रेखा क्या कहलाएगी? विषुवत रेखा। क्या कहलाएगी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको आप विषुवत रेखा भी कह सकते हो और भूमध्य रेखा भी कह सकते हो, जो पृथ्वी को बीचों बीचों से क्या करती है? काटने का काम करती है। क्लियर है? आप कह रहे हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव द्वारा काल्पनिक रेखाएं क्या कहा दिया? देशांतर। अभी पढ़े ना, ऐसे ऐसे पृथ्वी को क्या करेगी? काटेगी। वो क्या कहलाएगी? देशांतर। अगर इस पूरे के पूरे अक्षांश और देशांतर में भारत की अगर स्थिति पूछेगा तो अगर भारत की स्थिति बताना पड़ेगा, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको हम सेट करवाएंगे, देखिएगा उसमें मिल जाएगा ये। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी। क्लियर है? अब देखिए हमारा भारत का स्थिति है। अब भारत को आप लोग देखे होंगे, जो भी फ्लाइट वाला कोई सिनेमा होता है तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें मिलता है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलता है। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखिए यानी अक्षांशरीय और देशांतरीय, जो प्लेन वगैरह कोई सिनेमा होता है तो लोकेशन टैग किया जाता है, लोकेशन को लॉक किया जाता है, उसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाता है, कितना लैटीट्यूड और इतना लॉन्गिट्यूड पर आपका ये लोकेशन वहां पर टारगेट करना और उड़ा देना है। ऐसा मूवीज में आप लोग अगर ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो आप जरूर देखे होंगे। अब कह रहे भारत की मुख्य भाग, भारत का जो मुख्य स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको डिग्री कहेंगे और उसको मिनट कहेंगे। एक पाई को क्या कहते हैं? मिनट। अब देखिए क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये इसका लोकेशन है। नीचे से क्या कर रहा है? यहां से भारत को जो लेकर चल रहा है, ये भारत का जो हिस्सा है ना, ये क्या है? हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट पे है। अब इस तरह से अगर हम ग्लोब को रखेंगे तो देखिए ये जो स्थिति अपने भारत की है यहाँ, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे आएगी, और वो भी कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। और कहां तक जाएगी? तो ऊपर में जो एरिया यहाँ भारत का है, यहाँ पर अगर मापा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट आएगा। कहां पर? उत्तरी अक्षांश में। कहां पर होगा? उत्तरी अक्षांश में। तो याद रखना है भारत का जो है उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म होता है। लेकिन वही बात करेंगे, अगर देशांतर की बात हम करेंगे तो देशांतर आपका शुरू होगा यहां से 68 डिग्री 7 मिनट, यानी यहां ये एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये देखिए क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसका देखिए वो ट्रिक दिया गया है, 68 वाला में 97 होता है, 68 97, और इसमें क्या है? 37, मतलब जोड़ा गया है 3 1 4 7 1 8, तो ऐसे ही एक ट्रिक बनाया गया है। 68 डिग्री से 97, अब एग्जैक्ट पॉइंट तो दिया नहीं है, लेकिन 68 से क्या है? 97। अब ऑप्शन से धरा जाएगा आपको 68 से 97, तो पॉइंट लगा रहेगा ऑप्शन में। 7 मिनट है ना, और 25 सेकंड 25 मिनट। और इसमें देखिए 37 से क्या है? 8 4 से कितना है? 37, तो 8 4 से शुरू है और कहाँ है? 37 है। यह है भारत की स्थिति। और रोक दीजिएगा। पहले देखते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच है क्या? ग्रीनविच है क्या? ग्रीनविच पूरे की पूरी दुनिया का टाइम निर्धारण करने का काम करता है। हमारे यहाँ जो टाइम चलता है, जो टाइम जोन जिसको कहते हैं, जो लोग कंप्यूटर सीखे होंगे उनको हम टाइम जोन बताए होंगे, टाइम सेट करने के लिए। कैसे एक घड़ी में 2-3 देशों का टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम जोन कैसे बदल सकते हैं, किसी अदर देश का टाइम कैसे देख सकते हैं, वही है टाइम जोन जिसको कहा जाता है जीएमटी, ग्रीनविच। ग्रीनविच टाइम जोन कहा जाता है। अब देखिए ग्रीनविच टाइम जोन में कह रहा है कि जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। पूरे विश्व का समय का जो आकलन करता है वो जीएमटी करता है, ग्रीनविच टाइम जोन करता है। अब देखिए 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट अंतर होता है। 1 डिग्री जैसी देशांतर बढ़ेगा, देशांतर आप लोग समझ में आ गया? पृथ्वी का कौन हिस्सा देशांतर होगा? ऐसे ऐसे करेंगे तो देशांतर नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं है, तब कैसे? अच्छा ऊपर से नीचे,
ऊपर से नीचे, ऊपर वाला क्या कहते हैं और नीचे वाले को, चलिए ठीक है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई है पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं, वो कहलाएगी देशांतर। पृथ्वी के जो पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई उसे क्या कहते हैं, अक्षांश। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक अलग से क्लास अक्षांश और देशांतर पे हम आप लोगों का लेंगे। हम अक्षांश से पहले पढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अक्षांश और देशांतर का 10 से 15 मिनट का क्लास होगा, जिसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है बाबू? 4 मिनट का अंतर होता है। तो 15 डिग्री पर कितना होगा? 15 चौका 60, 60 मिनट का होगा 1 घंटा। ऊपर हमारा जो भारत है, हमारा भारत जो है वो टाइम जोन से 5.5 घंटा आगे है। अपने टाइम जोन में +5 घंटा 30 मिनट होता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का टाइम जोन ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। प्लस है मतलब आगे है, कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन पूछता है कि टाइम जोन से भारत का टाइम जोन कितना आगे है पीछे, ऑप्शन में 4 को रहेगा। तो आपको याद रखना है कि +5 घंटा 30 मिनट, -5 घंटा 30 मिनट मत कीजिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। -5 घंटा चल जाएगा वो अमेरिका में आपका। देखिए कर्क रेखाएं हैं, क्या है? पृथ्वी पर कर्क रेखाएं, वो जब बताएंगे आप लोग का अक्षांश देशांतर में, तब कर्क रेखा मकर रेखा कितनी डिग्री एंगल पे है, कल ही क्लास में हम ले लेंगे क्लास आप लोग का अक्षांश और देशांतर का। ठीक है, कर्क रेखाएं भारत के बीचों बीच भाग से काटती है। अब बीचों बीच में कैसे? ये आपका क्या हो गया, कौन सा एरिया होगा और क्या होगा? ईस्ट। यानी पश्चिम से पूरब की ओर एक काल्पनिक रेखा काटती है, वो कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य होते हैं, ये क्वेश्चन होता है। कितने राज्य होते हैं, ये भी ऑप्शन देगा। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर है, ये ऑप्शन देगा। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है, दोनों पूछ सकता है भी नहीं भी है। अब है कौन कौन, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार गुजरात से शुरू हो रहा है। गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा कटेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप ट्रिक में इंक्लूड कीजिएगा तो मित्र पर गमछा झार होगा, और टोटल का टोटल राज्य इसमें आ जाएंगे जो कर्क रेखा पर हैं। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच काटती है, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। क्लियर? अब आते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी भारत के जो सीमाएं हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ा अभी पढ़ा ना कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत की सीमाएं हैं। अब उसके आधार पर भारत का अंतिम सीमा कौन सा है, भारत का पूर्वी सीमा कौन सा अंतिम हो जाता है, पश्चिमी सीमा कौन सा अंतिम हो जाता है, दक्षिणी सीमा कौन सा अंतिम हो जाता है, और पूर्वी सीमा उत्तरी सीमा कौन सा अंतिम हो जाता है। तो आपका ऊपर का, यानी ऊपर यानी उत्तर, ऊपर मतलब उत्तर, उत्तर का अंतिम सीमा को कहा था इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट कंफ्यूज याद देगा आपको। ठीक है, तो कॉल, फोन नहीं धरता है तो कॉल करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। तो कॉल कहां रहेगा? ऊपर, है ना। अगर फोन घर में नेटवर्क नहीं काम कर रहा तो कहां जाइएगा? ऊपर, छत्ता पर। ऊपर का मतलब भगवान पे थोड़ी चल जाइएगा, ऊपर मतलब छत्ता पे जाइएगा, है ना। तो ऊपर जाना होगा तो क्या लगेगा? कॉल। तो इंदिरा कॉल कहां? ऊपर। ठीक है, और पॉइंट रहेगा तो नीचे। क्या रहेगा? पॉइंट रहेगा तो नीचे, और कॉल रहेगा तो ऊपर। अब देखिए वही आपका पश्चिमी अगर हिस्सा की बात करेगा तो कौन है? सर क्रीक। क्या है? सर क्रीक। और अगला जो आपका पूर्वी हो जाएगा तो किबिथु बलांगू। क्या है? बलांगू, किबिथु बलांगू। ठीक है, जो कि आपका कौन सा सीमा हो जाएगा? ये पूर्वी सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी। अरुणाचल प्रदेश में सीमा है, पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और पश्चिमी आपका गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। और ये कहां है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और ये कहां हो गया? J&K, जितेंद्र कुमार। जैसे जितेंद्र कैसे, लेकिन यहां अर्थ जम्मू कश्मीर होगा। क्लियर? अब देखिए कह रहा है कि भारतीय
सीमावर्ती और पड़ोसी देश भारत के सीमाओं से कौन कौन सटे हुए हैं और कौन कौन पड़ोसी देश है, यानी गोतिया हम लोग का कौन है, सब हरे गोतिया, पूरे भारत का गोतिया है ना, पर्सनली गोतिया, गांव घर वाला गोतिया नहीं, ये सब हरे गोतिया की बात कर रहा है, यानी पूरे के पूरे भारतवर्ष हम लोग का घर नहीं है, भारत का नागरिक था, भारत घर हमारा है ना। तो हमारे घर के गोतिया कौन कौन है, गांव के गोतिया नहीं, घर के गोतिया। अब गोतिया में सबसे पहले आ जाएगा दुश्मनवा गोतिया पाकिस्तान, ठीक है, कौन सा है, दुश्मनवा गोतिया है ना। वो बड़का दुश्मनवा गोतिया कौन है, चीन है। उससे ऊपर कौन बैठा हुआ है, अफगानिस्तान। स्टार्ट कीजिएगा यहां से, दम शुरू करिएगा, गुजरात से जैसी टपिएगा राजस्थान में जाइएगा तो राजस्थान राज्य से, यहाँ दोनों चीज बता रहे हैं, राजस्थान राज्य से सटा हुआ कौन सा हो गया, कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। ऊपर ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, इधर लद्दाख हो गया, जम्मू हो गया, और क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जम्मू। तो जम्मू से जुड़ा हुआ कौन है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत से बहुत कम सटल है, बहुत कम इसकी सीमा है, और लगभग लगता है 65 किलोमीटर शायद, हाँ बहुत कम सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है, तो अफगानिस्तान। अब देखिए हर एक देश के बीच में कुछ कुछ रेखाएं खींची गई है, बॉर्डर, जैसे गोतियारो, जैसे मान लिया आपके पापा हैं 2-3 भाई, तो डिवाइड जब होगा, बंटवारा होगा, तो क्या होता है, दीवार खींचा जाता है, आपका वो पार्टी आपका ई पार्टी, होता है नहीं होता है, घर में बंटवारा होता, दीवार घिराता है नहीं गिराता है, जब दीवार घिरा जाएगा तो उनका सीमा वो, आपका सीमा ई। अब आपको उधर नहीं जाना, उनको इधर नहीं आना, वो बॉर्डर लाइन हो गया। वो इसी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो एक रेड क्लिफ नामक अंग्रेज आया था और क्या कर दिया, वो लाइन खींच दिया। और किसके साथ आया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन लेके उसको आए थे। कौन लेके आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के विभाजन में किस गवर्नर जनरल का योगदान है, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और उन्होंने भारत के विभाजन में क्या किया, बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया, और पाकिस्तान नाम का एक अलग मुल्क और भारत नाम का एक अलग मुल्क डिसाइड किया। और उन्होंने नियम बनाया कि जिसको जकरा जहां जाना है स्वतंत्रता से चले जाओ, और जो नहीं दोनों में जाना चाहता वो अलग देश के मांग करो। तो फिर में लगल था कौन, पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर बेचारा इतना पिटाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पिटा लो तो खूब पहले बढ़िया से, मरम्मत बढ़िया से हो जाएगा, तब फिर तुम आना तो हमारा तो इलाज करेंगे। हैदराबाद तो यहाँ के जनता जाना चाहता था ना, हैदराबाद एरिया को मिलाना चाहता था पाकिस्तान में, अलग देश का मांग थोड़ा कर रहा था, अलग देश का मांग कौन कर रहा था, जम्मू कश्मीर, है ना। पहले पिटा लो भरपेट पाकिस्तानी सेना से, जब मन भर जाएगा तब हमारे यहाँ फिर तू गो बैक आया फिर वापस भारत में मिल गया, लेकिन एगो 370 के साथ लेके मिल गया। 2019 में मोदी जी हो सत्ता कर दिए कि जाओ अब ऐसा इसको तोड़े कि अब कहियो ये राज्य नहीं बनेगा, केंद्र शासित बना दिए, अब कहियो राज्य नहीं बनिएगा। राज्य रहता तो वहां फिर वहां का दूसरा पार्टी की सरकार बनता तो फिर जैसे मन तैसे कर सकता था। अब बोलेंगे कि अब सीधे हमारे हाथ में, केंद्र के हाथ में, तू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो केंद्र शासित बना दिए, दिमाग लगा के। तो ये अफगानिस्तान किससे जुड़ा हुआ है, आपके जम्मू से। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, पहले जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब कहलाया क्या, जम्मू। अब ये हो गया लद्दाख, लद्दाख का हिस्सा, और यहां हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, चीन से। उत्तराखंड का भी थोड़ा सा सीमा आता है, लेकिन ये नीचे आता है, ऊपर यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाता है। तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, चीन से। और ये नेपाल हो गया, नेपाल किससे, बिहार से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से। बिहार देखिए अपना यहाँ नेपाल, ये उत्तर प्रदेश हो गया और ये बिहार हो गया, जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ भूटान, भूटान आपका जुड़ा हुआ किससे, सिक्किम से। लद्दाख ये है, लद्दाख ये है, जम्मू कश्मीर ये है, लद्दाख ये है। हाँ उल्टा होता है का, ये आपका लद्दाख का हिस्सा हो गया, उल्टा बोल दिए, और ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला लद्दाख, ये बोल रहे थे जम्मू कश्मीर है, ये बोले लद्दाख है, नहीं गलत है। ये आपका क्या होगा हिस्सा, लद्दाख का, और ये क्या होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, ठीक है। लद्दाख की सीमा किससे जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। तो नेपाल आपका इधर से तिब्बत और चाइना, तिब्बत और चाइना से जुड़ा हुआ है, और इधर में बिहार और यूपी से जुड़ा हुआ है। आपका भूटान किससे जुड़ा हुआ है, सिक्किम, किससे जुड़ा हुआ है, सिक्किम से जुड़ा हुआ है। फिर म्यांमार की बात करेंगे तो यहाँ बहुत सारे राज्य हो जाते हैं, नागालैंड, मिजोरम हो जाता है ना, केरल हो जाएगा। अब बांग्लादेश हो जाएगा, तब बांग्लादेश भी बहुत सारे देशों से, बहुत सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो जाएंगे। जब भी एक देश
दूसरे देश के राज्यों से जुड़ता है, वैसे सीमाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है उसे अंतरराज्यीय राज्य कहते हैं। एक राज्य दूसरा राज्य, है ना। और जब एक देश और दूसरा देश के राज्य जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। देश से बाहर की बात हो रही है, देश के बाहर की बात होगा, क्या हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में कह रहा है कि 7 सीमावर्तीय क्या हैं, देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 क्या हैं, हमारे सीमावर्तीय देश हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और 9 है, हाँ स्थलीय है, 2 और आ जाएगा, ये श्रीलंका नीचे आ जाएगा। ये स्थलीय की बात हो रही है, सीमावर्तीय की बात हो रही है। लेकिन समुद्री या जलीय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 2 और आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, और आपका आ जाएगा एक और क्या, नहीं क्या जी, श्रीलंका। क्या आ जाएगा, श्रीलंका, 2 और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। कितना है, 4096 किलोमीटर। कितना, 4096 किलोमीटर। अब किसके साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा 106 है, हम 65 बताए थे, 106 दिए हुए हैं, 106 किलोमीटर है। तो किसका जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान की सीमा। अब देखिए, ये अफगानिस्तान की सीमा स्टार्टिंग में 65 किलोमीटर थी। स्टार्टिंग में 65 किलोमीटर, जब भारत क्या था, बहुत ज्यादा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर के पास नहीं था, मतलब पाकिस्तान के पास नहीं था। लेकिन अभी बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 10 जिला, 10 गो जिला जो है वो क्या है, कब्जा किए हुआ कौन, आपका पाकिस्तान, जिसको बोला जाता है POK। क्या बोला जाता है, POK। और भारत के पास क्या वो जिला है, 14 गो, जिसको बोलते हैं IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत अधिकृत कश्मीर। और पाकिस्तान वाला को बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर है। ऊपर कीजिए। अब देखिए, राज्यों के अंतरराज्यीय सीमा, बांग्लादेश से कौन कौन सा जो राज्य है भारत का वो जुड़ा हुआ है। भारत से बांग्लादेश का कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो आपके ये हो गया आपका बांग्लादेश। क्या हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। और ये क्या होगा, विभिन्न राज्य होगा। अब 5 गो है, क्या है, 5 गो है, असम, मेघालय, देखिए असम हो गया, यहाँ मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और इधर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। ये जो सीमाएं हैं किसकी जुड़ी हुई हैं, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कुल राज्यों की संख्या क्या गो है, 5 गो। अब पढ़ा है कि नागमनी यानी 2 गो न जुड़ल है, यहाँ इधर पूर्ववर्ती जो राज्य है ना, ये 2 गो नहीं जुड़ा हुआ है, नागालैंड और मणिपुर नहीं जुड़ा हुआ है, सीमा से नहीं लगती है। ठीक है, एक ट्रिक है बाबू, भारत को नागमणि चाहिए। नागमणि मतलब नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, ये 2 गो राज्य जो है ना वो जुड़ा हुआ इससे नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है। ये डांस कर रहा है लोग, याद करने का तरीका है। अब देखते हैं नेपाल के साथ, नेपाल के साथ तो कौन कौन जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से 2 को जुड़ल है। मुख्य रूप से कौन है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ज्यादा सीमा इसकी है। लेकिन उत्तराखंड की भी थोड़ी सी सीमा आ जाती है, और पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा कोनवा यहाँ लग जाता है, देखते हैं तनी सुन है। ठीक है, और सिक्किम का भी थोड़ा सा सीमा आपका आ जाता है। लेकिन ज्यादा सीमा बिहार और उत्तर प्रदेश, ज्यादा किसका है, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड थोड़ा सा, सिक्किम थोड़ा सा, और पश्चिम बंगाल थोड़ा सा है। अब वही देखते हैं, भूटान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भूटान की। ये देखिए, तो भूटान में कौन कौन सा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ये हो गया, असम ये हो गया। पश्चिम बंगाल देखिए कैसे कैसे घुसा हुआ है ये। तो ये हो जाएगा आपका भूटान से जुड़ा हुआ अंतरराष्ट्रीय सीमा।